इनकम क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में मैंने आपको ये बताया था कि डोमेस्टिक इनकम ये कहती है कि भाई मेरे लिए ना बंदा मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करती है जगह। एक साल के अंदर अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर, चाहे वो बंदा नॉर्मल रेजिडेंट हो, चाहे वो बंदा नॉन रेजिडेंट हो, इसके लिए बंदा मैटर नहीं करता। ये दोनों के दोनों बंदे एक साल के अंदर अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम को अर्न करते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ये है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर करें, तो भाई वो जो है डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी को आप सिंपल और साधारण शब्दों में ये समझ सकते हो कि भारत की जो जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर अगर रहकर जितनी भी इनकम अर्न करी जाएगी वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। दूसरे देशों में जाकर जो आप इनकम अर्न कर रहे हो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं मानी जाती है। तो आपको ये समझना है डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब एक तो ये है ही इंडिया के अंदर रहकर जितने भी इनकम अर्न कर रहे हो, लेकिन कई और ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती हैं। जैसे दो देशों के बीच में जो शिप्स, जो एयरक्राफ्ट चलते हैं, इंडिया की एम्बेसीज जो दूसरे देशों के अंदर हैं, या जितने भी इंटरनेशनल वाटरफॉल के अंदर फ़िशिंग, हंटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाती है। तो यहाँ 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 इन सब जगहों पे जाकर आप जितनी भी इनकम को अर्न करके लाते हो ये सब आपकी जो है डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, ये कोई जो है आपकी अलग चीज़ जो है नहीं मानी जाती है। ये आपको ज़रा यहाँ पे समझना है। डिफरेंस क्या था दोनों के अंदर? डिफरेंस बस इतना ये है कौन अर्न कर रहा है और कहाँ अर्न कर रहा है, बस ये डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर हो रही है नेशनल इनकम, डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन वाली को भी ऐड कर लेता है, दूसरे देशों में जाकर और अपने देश के अंदर रहकर। ये नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम को लेता है, लेकिन ये केवल नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को लेता है। तो बेटा अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे जो कल ड्राइव हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सुना, ये मैं शीट आपको भेज दूँगा पूरी की पूरी, आज ये शीट पूरी भेज दूँगा ताकि आप इसको रिवाइज़ कर सको। जो भी आप इसमें भूल जाओगे तो इसको देख के आपको जो है याद आ जाएगा। हमें क्या पढ़ना है, हमें आज ये पढ़ना है, जैसे कल मैंने आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों बताया। ठीक है, तो जो बेटा ये नेशनल इनकम जो ये होता है ना, नेशनल इनकम, इसको हम जो है तीन तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन भी तीन तरीके से कर सकते हैं, निकाल भी तीन तरीके से सकते हैं। भाई मैंने आपको सर्कुलर फ्लो के अंदर ये बताया कि भाई चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे इनकम हो, या चाहे एक्सपेंडिचर हो, प्रोडक्शन हो, इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, कुछ भी हो, ये क्या होते हैं? ये तो तीनों सेम होते हैं, मतलब तीनों इक्वल होते हैं। जो प्रोडक्शन से आंसर आएगा वही इनकम से आएगा, वही एक्सपेंडिचर से आएगा। क्योंकि ये क्या है बेटा, प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन का मतलब ये होता है, प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एक साल के अंदर अंदर कितनी मॉनेटरी वैल्यू की, कितनी मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज, कितनी मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज जो है क्रिएट हुई है, उसको बेटा हम नेशनल इनकम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट ने करी हो, नॉर्मल रेजिडेंट ने करी हो, कंडीशन जो है ये है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम, अगर ये भी नेशनल इनकम कहलाएगी। ठीक है, ये मैंने किससे डिफ़ाइन करी है नेशनल इनकम? ये मैंने डिफ़ाइन की है प्रोडक्शन से, कि एक साल के अंदर अंदर एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट जितने भी होंगे वो जितने रुपए की मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे वो नेशनल इनकम है।
या हमने जो कल डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी कि अगर इनकम के बिहाफ से मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो बेटा 1 साल के अंदर अंदर एक कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, ठीक है, वो जितनी भी फैक्टर इनकम को अर्न करते हैं वो क्या हो जाएगी, वो बेटा नेशनल इनकम हो जाएगी। इनकम से भी मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। एक्सपेंडिचर से अगर मैं बात करूँ तो बेटा 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के अंदर अंदर ये कह सकते हो एक कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट जो होते हैं, ठीक है, वो जितना भी नॉर्मल रेजिडेंट जो होते हैं वो जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर जो करते हैं ना, फाइनल एक्सपेंडिचर, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा, वो भी नेशनल इनकम कहलाएगी। तो कल हमने ये वाली डेफिनेशन पढ़ी थी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 साल के अंदर अंदर एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, अगर मैं उसका सम कर दूं तो वो नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम को बेटा हम यहाँ से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, सब एक ही बात होती है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो के अंदर प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये तीनों जो हैं बेटा आपस में बराबर होते हैं। चाहे मैं यहाँ भाई जितने रुपए की, मैंने आपको क्या बताया था, जितने रुपए की मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उतना ही तो प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम देता है, फैक्टर इनकम देता है, और वो सारा का सारा क्या कर देता है, वो सारा का सारा खर्च कर देता है, क्योंकि सेविंग जो है यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे ये नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम को मैं 3 उससे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से जो बेटा डोमेस्टिक इनकम होती है, जो डोमेस्टिक इनकम होती है उसको भी मैं जो है 3 उससे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। एक है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक है आपका एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए कंडीशन क्या है बेटा, इसके लिए जगह मैटर करती है। देखिए कल हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी थी, क्या कि 1 साल के अंदर अंदर चाहे चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी हो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करता है, जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करता है वो बेटा डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, है ना। ये हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर मैं प्रोडक्शन के उससे करना चाहूँ तो 1 साल के अंदर अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी बेटा गुड्स और जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या कहलाएगी बेटा, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। ऐसे बेटा यहाँ पे भी कह सकते हो 1 साल के अंदर अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर गुड्स और सर्विसेज पे जो खर्चा हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज पे जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेटा आपका डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो बेटा मैं जो है प्रोडक्शन हो, इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों को मैं जो है तीनों से डिफ़ाइन कर सकता हूँ। सबसे एक ही बात है, प्रोडक्शन में बात करूँगा कितने रुपए की प्रोडक्शन हुई है, इनकम में इनकम की बात करूँगा, एक्सपेंडिचर में खर्चे की बात करूँगा, और कहीं से भी निकालूँ आंसर सेम ही आता है। तो अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि ये जो DI जो होता है ना, जो डोमेस्टिक इनकम जो होती है आपकी, डोमेस्टिक इनकम जो होती है आपकी, ये बराबर होती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। ये किसके बराबर होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होती है। चाहे प्रोडक्ट कह लो, इनकम कह लो, एक्सपेंडिचर कह लो, सब बराबर हैं आपके। DI जो है वो बराबर है DP के। ये मैंने आपको कल बताया था, ये मैंने आपको कल समझाया था। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि हम DI की बात नहीं करते, हम इसकी बात नहीं करते। हम किसको स्टडी करते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। तो जब भी मैं DP लिखूँगा तो आप समझ जाइएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं। तो बेटा ये जो डोमेस्टिक इनकम जो, ये जो DP जो होता है ना,
इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो निकालते हैं, एक जैसे मैं यहाँ पे भी डी पी लिखता हूँ और मैं यहाँ पे भी डी पी लिखता हूँ, ठीक है। और सॉरी, जी पी नहीं, डी पी। यहाँ पे भी डी लिखता हूँ और यहाँ पे भी डी पी लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक बेटा मैं निकाल सकता हूँ ग्रॉस पे और एक मैं निकाल सकता हूँ नेट पे, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई डीपी की फुल फॉर्म क्या है? डीपी की है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जी का मतलब क्या है? ग्रॉस। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? मैंने आपको बेटा ऊपर कल एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस ग्रॉस का मतलब ये होता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और नेट का मतलब ये होता है जो भी चीज़ नेट पर होती है मतलब उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। तो इसके अंदर भी यही है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, इसमें बेटा डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। जो भी चीज़ ग्रॉस पर होती है इसका मतलब है उस पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, और जो भी चीज़ नेट पर होती है इसका मतलब है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। इसमें है, इसमें नहीं है। अच्छा, और ये है क्या? ये बेटा डीपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब मैं डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या होता है ये सब? ये मैंने बेटा आपको यहाँ पे बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बेटा क्या कहलाएंगे? वो डीपी कहलाएंगे, ठीक है। अगर मैं जीडीपी की बात करूँ तो मतलब उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और अगर इसकी बात करूँ तो मतलब उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है बेटा। तो इसमें बस ये डिफरेंस है। अच्छा, अब ये जो दोनों होते हैं, ये जो जीडीपी है और ये जो एनडीपी है, ये जो दोनों होते हैं ना, ये हम दो तरीके से निकालते हैं बेटा। एक तो होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी है, इसको कहते हैं मार्केट प्राइस, ये भी दो तरीके से निकलता है, और इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसको शॉर्ट में बेटा एमपी कहते हैं, इसको शॉर्ट में एफसी कहते हैं, इसको एमपी कहते हैं, और इसको जो है इसको एफसी कहते हैं। पहले तो आप ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझिए। ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस जो है वो क्या होता है? एमपी जो है वो किस चीज़ को कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, मार्केट प्राइस। भाई आप यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई जिस अमाउंट पर गुड्स मार्केट में बिकने के लिए आते हैं, जिस अमाउंट पे जो गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं वो मार्केट में बिकने के लिए आती हैं। गुड्स भी कह सकते हो और सर्विसेज भी कह सकते हो। जिस अमाउंट में मार्केट में बिकने के लिए आएगी, भाई कितने रुपए की है? भैया मैं कह रहा हूँ पेन कितने रुपए का है, आप कह रहे हो भाई 5 रुपये का है, तो वो 5 रुपये का है, मार्केट प्राइस है उसकी। सेलिंग प्राइस कह सकते हो या मार्केट प्राइस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट जो होती है बेटा, इसको हम जो है फैक्टर पेमेंट भी कह सकते हैं। फैक्टर पेमेंट, ये वर्ड तो मैंने पढ़ा है, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट बताई थी मैंने आपको। जैसे कि एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर जो है और एक आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर इसको क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज देता है, ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल, और फिर ये उसके बदले में क्या करता है?
ये उसके बदले में बेटा इसको फैक्टर पेमेंट देता है ना। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो वो चीज़ फैक्टर पेमेंट होती है, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसको मिलती है तो ये इनकम होती है। तो फैक्टर पेमेंट क्या है बेटा, फैक्टर सर्विसेज के बदले में, फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर को पेमेंट करता है, यही है बेटा, पेमेंट करता है। इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे। मार्केट प्राइस बस क्या है, जितने रुपए में गुड्स मार्केट में बिकने के लिए आते हैं उसको मार्केट प्राइस कहते हैं बेटा। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एमपी में और एफसी में डिफरेंस क्या होता है। 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ, 3 बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं। 5 तो बेटा मैंने आपको कल बताए थे। ये 5 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। 3 फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, किस किस के हैं, एमपी और इसके। मार्केट प्राइस में क्या होता है, एमपी का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है बेटा आपका एफसी प्लस एनआईटी। अभी मैं बताता हूँ ये एनआईटी क्या है। एमपी का फॉर्मूला होता है एफसी प्लस एनआईटी, और एफसी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एमपी माइनस एनआईटी। भाई सिंपल सी बात है, जब मुझे अगर एफसी निकालना है तो प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया 6th फार्मूला, ये हो गया 7th फार्मूला, और ये जो एनआईटी है बेटा इसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये कैसे निकलता है, ये निकलता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये हो गया आपका 8वां फॉर्मूला। मतलब क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बेटा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मार्केट प्राइस होता है उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, और जो फैक्टर कॉस्ट होती है उसमें बेटा इनडायरेक्ट टैक्स जो है इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस होता है। तो ये मैंने आपको पहले ये बताया एमपी क्या होता है, फिर मैंने बताया एफसी क्या होता है, और एमपी और एफसी में क्या डिफरेंस होता है ये बताया, और 3 फॉर्मूले बताए बेटा, ये लर्न करने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बेटा जीडीपी है ये क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एक इकोनॉमी के अंदर, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के कितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ये है, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, क्योंकि ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। ये भी वही है बेटा कि एक साल के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। और ये दोनों बेटा 2 पे निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ना 4 वर्ड निकल कर आते हैं। कैसे, इसको लिखते हैं इसके साथ, और ऐसे ही इसको भी किसके साथ लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं इसके साथ। कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं इसको। इस पहला जो वर्ड है बेटा ये निकलता है आपका जीडीपी एट एमपी, ऐसे इसके बेस पे लिखते हैं यहाँ पे। दूसरा जो बनता है बेटा ये लिखते हैं जीडीपी एट एफसी, इसको बेस पे पढ़ते कैसे हैं, इसको एक साथ जीडीपी, और फिर इसको कैसे पढ़ते हैं, एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, इस तरीके से पढ़ते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे, जीडीपी एट एमपी। तो 2 वर्ड मेरे पास यहाँ से आ गए। यहाँ पे मैंने ये बताया कि पहले तो मैंने आपको ये बताया बेटा एमपी क्या होता है, एक गुड्स मार्केट में जितने रुपए में बिकने के लिए आता है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। फैक्टर पेमेंट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को जो पेमेंट करता है वही फैक्टर कॉस्ट है, वही फैक्टर पेमेंट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होती है, जो गुड्स मार्केट में बिकने के लिए आते हैं उसमें बेटा टैक्स इंक्लूड होता है, और फैक्टर कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। ये एनआईटी का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सरकार जो भी टैक्स लगा रही है इनडायरेक्ट टैक्स, अगर कोई सब्सिडी दे रही है तो इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं सब्सिडी माइनस कर दूं तो मेरे पास एनआईटी आ जाता है। अब ये जो जीडीपी है
और ये जो एनडीपी है, ये दोनों को मैं दो उस पर कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक तो मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और एक फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। दोनों में से मैं किसी पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, एमपी पे भी और एफसी पे भी। लिखते कैसे हैं इसको, जीडीपी, और इसको बेस पे लिखते हैं एट एमपी, जैसे कि ये मैंने लिखा। ऐसे इसको लिखेंगे जीडीपी और इसको बेस पे लिखेंगे एट एफसी। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, एनडीपी। तो एनडीपी को मैं मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और एनडीपी को मैं जो है फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास बेटा तीसरा वर्ड क्या आया, तीसरा वर्ड जो आया मेरे पास, ये आया एनडीपी एट एमपी। और चौथा जो वर्ड आया मेरे पास, इसको बोलेंगे एनडीपी एट एफसी। 4 वर्ड मेरे पास निकल के आए। पहले तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो, ये जो चारों के चारों वर्ड है ना बेटा, ये जो चारों के चारों ये जो वर्ड आपके पास निकल कर आए हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि सब पे डीपी लिखा हुआ है, डीपी 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 डीपी, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखो, एक आपके पास वर्ड आया जीडीपी एट एमपी और एक आपके पास वर्ड आया बेटा एनडीपी एट एमपी। ये जीडीपी एट एमपी, ये एनडीपी एट एमपी। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे एक वर्ड आया जीडीपी एट एफसी, एक यहाँ पे आपके पास वर्ड आया एनडीपी लिख लेते हैं हम इसको, एनडीपी एट एफसी। ये 4 वर्ड मेरे पास निकल के आए, ये 4 वर्ड मेरे पास निकल के आए अलग अलग। तो ये क्या हैं, देखिए इन चारों को समझिए, ये चारों क्या हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर एक डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो बेटा जी वाले हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और जो एन वाले हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। ये एमपी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, और एफसी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनकी फैक्टर कॉस्ट क्या है। मैं इनकी आपको सबकी डेफिनेशन बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पहले हम बात करेंगे बेटा, 4 वर्ड हमने पढ़े हैं, ये दोनों पहले देखेंगे। देखो 4 वर्ड हमें समझने पे, ओहो देखिए, सबसे पहले जो है, एक मिनट, देखिए अभी हमें ये समझना है जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। ये 4 वर्ड समझिए, ये 4 वर्ड जो हैं ये क्या होते हैं। देखो इन दोनों का पहले मीनिंग समझिए, ये 1 नंबर में आ सकते हैं। जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द मार्केट वैल्यू of the final goods and services produced during a year within the domestic territory of a country। एक साल के अंदर अंदर एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जीडीपी एट एमपी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, और इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है क्योंकि ये जी पर है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें, सेम वही है, एनडीपी एट एमपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। इस तरीके से इनकी डेफिनेशंस है। 1 नंबर की ये कई बार एग्ज़ाम में आ जाती है। अच्छा, अब ऐसे ही, अब जैसे इसकी हम अगर बात करें, इन दोनों को देखो, इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों की, ये क्या है, जीडीपी एट एफसी, ये क्या है, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट, और जी का मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और डीपी का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। जीडीपी एट एफसी क्या है, इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम कह लो या फैक्टर पेमेंट कह लो, एक ही बात है, रेंट, इनकम, वेजेस, इंटरेस्ट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री अलोंग
कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट को बेटा डेप्रिसिएशन भी कहते हैं ड्यूरिंग अ ईयर। ये इसका जो है मतलब होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब ये है कि एक साल के अंदर अंदर एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उससे जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है, उसका जो सम है वो जीडीपी एट एफसी कहलाता है। अगर आपको एफसी का मतलब समझ में आ गया, जी का मतलब समझ में आ गया और डीपी का मतलब समझ में आ गया, तो आप बहुत ही ईजिली आप इसको लिख सकते हो बेटा। भाई एफसी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम को। तो वो कह रहा है एक साल के अंदर अंदर एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उससे जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है, वो क्या कहलाएगी, वो जो है उसका सम क्या कहलाएगा, उसका सम बेटा जीडीपी एट एमपी कहलाएगा। इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है और इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, बस ये डिफरेंस है इसके अंदर। ये एक नंबर में एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और ये जो चारों वर्ड हैं ये हमें जो है कैलकुलेट करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर मैं इसकी बात करूं, वैसे तो ये सभी जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चलो इसको भी ऐसे रहने दो, ठीक है। चलो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये जो है ना, ये एनडीपी एट एफसी जो है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। इसको बेटा हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं सिर्फ इसको, ठीक है। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम मैंने आपको क्या बताया था, एक साल के अंदर अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करी है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर। इसलिए जो ये चार वर्ड हैं, इसमें से जो एनडीपी एट एफसी है, ये क्या है, ये आपका डोमेस्टिक इनकम है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने ये जो पढ़ा है बेटा, ये बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपको कल ये पढ़ाया कि जो ये नेशनल इनकम जो होती है ना, नेशनल इनकम कह लीजिए या नेशनल प्रोडक्ट कह लीजिए, ये एक ही बात होती है। चाहे एनआई कह लो या एनपी कह लो, ये एक ही बात है। एनआई और एनपी ये बेटा एक ही बात होती है। और हम जो है, हम इसकी बात नहीं करते, हम इसकी बात करते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं एनपी लिखूँगा, इसका मतलब है मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ। और ये जो चारों के चारों वर्ड हैं, ये जो वर्ड है बेटा एनपी, ये जो वर्ड है एनपी और ये जो वर्ड है एनपी, इसको भी मैं दो तरीके से निकालता हूँ। एक निकालता हूँ ग्रॉस पे और एक निकालता हूँ नेट पे, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या बन जाएगी, इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और उसकी क्या बन जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसकी तो ये बन जाएगी, इसकी क्या बन जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसकी ये बन जाएगी। और जैसे हमने ऊपर सीखा, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो जीएनपी है और ये जो एनएनपी है, ये दोनों जो हैं हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है एमपी पे, एक होता है एफसी पे। एक होता है एमपी पे और एक होता है एफसी पे। तो चार वर्ड यहाँ से भी आ गए आपके पास। कैसे लिखेंगे बेटा, इसको इसके साथ लिखते हैं। यहाँ पे बन जाएगा आपका जीएनपी एट एमपी, ये बन जाएगा। ऐसे ये भी बन जाएगा बेटा जीएनपी एट एफसी, ये बन जाएगा। ऐसे ये देखो, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा एनएनपी एट एमपी, और ये बन जाएगा बेटा एनएनपी एट एफसी। चार वर्ड यहाँ से भी आए। लेकिन बेटा ये अब एनपी है, ये सब क्या है, ये सब एनपी हैं। एनपी का मतलब क्या होगा बेटा, जब भी मैं एनपी लिखूँगा तो आपका मतलब पता होना चाहिए कि मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं चारों वर्ड के मीनिंग डेफिनेशन की बात करूँ, ये सब क्या है, देखो ये चारों वर्ड क्या होंगे बेटा, जो जी वाले हैं। जैसे ये जो दोनों हैं, ये दोनों जी वाले हैं। पहली बात तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है,
दूसरी बात ये है बेटा, ये नेशनल इनकम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट कह सकते हो या नेशनल इनकम कह सकते हो, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर डिफरेंस क्या है, ये एमपी और ये एफसी। तो इनकी डेफिनेशन देखो क्या बनेगी। देखिए अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करता हूँ, देखो पहले जो है इसकी बात करते हैं हम, जीएनपी एट एमपी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। इसके क्वेश्चन अभी बताता हूँ कैसे आएंगे, अभी बताता हूँ। जीएनपी एट एमपी की डेफिनेशन क्या है, जीएनपी एट एमपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी एडजस्टेड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि बेटा यहाँ पे नेशनल इनकम की बात कर रही है, तो उसमें जो है नेशनल इनकम में एनएफआईए इंक्लूड होता है। ये जो 8 वर्ड यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो 8 वर्ड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें से किसी का भी डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे कि इसकी डेफिनेशन बताइए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, या डिफरेंस भी आ जाता है बेटा कि जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी, इसमें क्या डिफरेंस है। किसी में भी डिफरेंस आ सकता है, किसी की भी डेफिनेशन पूछ सकता है, और इसका कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो वर्ड है ना बेटा, ये हमारे को क्या होगा, हमारे को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम जो करेंगे उसमें वो आपको ये बोलेगा ऐसे, फाइंड, आपको ये लिख के देगा बेटा, ये जो वर्ड लिखे ना, ये आपको लिख के देगा वो, हमें उसको ऐसे कन्वर्ट करना है, ये जो ब्रैकेट में लिखे है। जैसे वो बोलेगा आपसे फाइंड जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो आपको कैसे, आप कैसे लिखोगे इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, और किस पे निकालना है, मार्केट प्राइस पे, तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ से एमपी। जैसे वो आपको बोलेगा फाइंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे वो बोलेगा फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, एनएनपी एट एफसी। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये जो लिखे हैं ना, ये नहीं लिखेगा वो तो ये लिखेगा ये, तो इसको मुझे ऐसे लिखना है। तो ये लिखते कैसे हैं, पहली बात तो आपको ये समझनी है, ठीक है। और दूसरा, इसमें से किसी की भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में कि इसकी डेफिनेशन बताइए। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जो ये होता है ना बेटा एनएनपी एट एफसी, आपको ये ध्यान रखना है, इसको बेटा नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे बोलेगा, वो आपसे बस क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड नेशनल इनकम, ठीक है, तो उसने वो क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखेगा फाइंड नेशनल इनकम। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि उसने अगर नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो मैं उसका मतलब ये है कि मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है। वो आपको नहीं बताएगा बेटा कि एनएनपी एट एफसी को निकालिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम जो होती है उसको एनएनपी एट एफसी कहते हैं। और इसी तरीके से ये जो होती है ना बेटा, इसको जो है बेटा डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। मतलब वो आपको केवल ये बोलेगा फाइंड डोमेस्टिक इनकम। ये तो 8 वर्ड है, अब इस 8 में से कौन सी डोमेस्टिक इनकम होती है, तो आप 2 बातें घोल कर पी जाइए। अगर डोमेस्टिक बोले तो मुझे एनडीपी एट एफसी निकालना है, और अगर नेशनल बोले तो मेरे को जो है एनएनपी एट एफसी जो है ये निकालना है। ये आपको जो है बेटा सबसे पहली बात तो समझना है। ये 8 वर्ड इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सब हमें जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करने हैं बस। और 1 नंबर का किसी की भी डेफिनेशन पूछ सकता है एग्ज़ाम में, और इनका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है क्या, ये मैंने आपको समझाया कि ये क्या है, ये वर्ड कैसे बने हैं, ये एमपी एफसी ये सब क्या होते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। और ये 3 फॉर्मूले आपको जो है लर्न करने हैं। अब देखिए, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मैंने बेटा अभी यहाँ पे ऊपर आपको ये बताया कि ये जो नेशनल इनकम है, मैं बेटा इसको प्रोडक्शन से, इनकम से या एक्सपेंडिचर से किसी से भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अगर बेटा मैं इसको प्रोडक्शन से डिफ़ाइन करता हूँ, ये वाली डेफिनेशन देखेंगे क्या है। 1 साल के अंदर
एक इकोनॉमी के अंदर कितनी मॉनेटरी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, जो नॉर्मल रेजिडेंट ने करे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बेटा नेशनल इनकम बोलेंगे। एक साल के अंदर अंदर नॉर्मल रेजिडेंट ने कितनी मॉनेटरी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, वो बेटा नेशनल इनकम है। प्रोडक्शन से भी डिफाइन कर सकता हूँ, इनकम से भी और एक्सपेंडिचर से भी, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये जो नेशनल इनकम जो होती है ना, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो ये नेशनल इनकम जो होती है ना, दो तरीके के प्राइस होते हैं। आप अपने गुड्स को, आप अपने कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, आप इसकी कैलकुलेशन दो तरीके से कर सकते हो। एक तो होता है बेटा कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, एक तो होता है कांस्टेंट प्राइस और एक होता है करंट प्राइस। इन दोनों का मतलब समझिए, इन दोनों का मतलब क्या है, आपको ये पता करना है। नहीं 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 बेटा, नेशनल इन क्या कह रहे हो आप? इंक्लूड होगा ना, वो नेशनल इनकम में होगा। नहीं बेटा, मैंने आपको जो बताया, बेटा, मैंने बोला ये नेशनल इनकम है, ये जो है ये नेशनल इनकम मैंने आपको बताया, ठीक है। ये जो है ये 8 वर्ड में से ये नेशनल इनकम है, ठीक है। तो ये क्या है, NNP। तो बेटा एन वाले जो होते हैं, इसका मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो बेटा नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, ना तो नेशनल में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता, ना डोमेस्टिक इनकम में। डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में किसी में भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, ग्रॉस में होते हैं। जो जी वाले हैं उन सब में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, जो एन वाले हैं उसमें किसी में भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। जो MP है, इनका मतलब है गुड्स की मार्केट वैल्यू क्या है, और जो FC है उसका मतलब ये है बेटा कि उन गुड्स को प्रोड्यूस करने से कितनी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है, बस ये डिफरेंस है। DP का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर, NP का मतलब डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन टेरिटरी भी कह सकते हो उसके अंदर, ये इसका मतलब है बेटा। तो मैं आपको ये बता रहा था, ये जो नेशनल इनकम है ना, इसको हम मैंने बोला एक साल के अंदर अंदर नॉर्मल रेजिडेंट ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं। तो इसकी आपको ये पता करना है कि 2021 में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो इसका पता आप दो तरीके से लगा सकते हो बेटा। एक तो होता है करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब जो 2021 में प्राइस चल रहे हैं। हाँ, ये तो बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो करंट प्राइस क्या होता है, जो अभी चल रहा है, अभी क्या प्राइस चल रहे हैं वो। और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है कि 2021 के गुड्स एंड सर्विसेज की कैलकुलेशन, मान लीजिए आपने जो बेस ईयर है आपका, जो कोई आपका बेस ईयर है, मान लो 2004 के प्राइस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, 2010 के प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हो, 2015 के प्राइस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब आपने कोई बेस ईयर मान रखा है, और उस साल जो भी प्राइस होंगे उस साल के प्राइस पे आप क्या कर रहे हो, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू देख रहे हो। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से। देखिए इसमें बेटा एक बहुत ही अच्छा वो बना हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे इसको समझेंगे, बहुत ही ईजिली आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्या दिक्कत होती है बेटा। देखिए जो नेशनल इनकम बेटा दो तरीके से आप कर सकते हो, एक होता है करंट प्राइस पे और एक होता है कांस्टेंट प्राइस पे। अगर बेटा आप नेशनल इनकम को करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हो तो उसको बेटा नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं, या नॉमिनल इनकम भी आप कह सकते हो, ठीक है। और अगर आप कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे तो उसको बेटा रियल नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने कोई बेस ईयर मान रखा है, पिछले साल का कोई भी होगा, उसके बिहाफ पे आप कैलकुलेट करोगे। ये क्या होता है इसका मतलब, देखो बहुत ही अच्छे से समझेंगे, नीचे एक टेबल बनी हुई है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। देखो मान लीजिए इस टेबल को ज़रा ध्यान से देखिए तो आपको सारा का सारा समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है।
यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ईयर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमोडिटी, यहाँ लिखा है क्वांटिटी, यहाँ लिखा है प्राइस, और यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी मॉनेटरी वैल्यू है उनकी। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है, 2001 से लेके 2000 से लेके 2001, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2010 से लेके 2011। अभी हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो पढ़ रहे हैं नॉमिनल इनकम। क्या पढ़ रहे हैं, नॉमिनल। अगर मैं अपनी नेशनल इनकम को करंट ईयर पे कैलकुलेट करता हूँ ना बेटा, करंट ईयर के प्राइस पे, तो उसको नॉमिनल इनकम कहते हैं। अब ये करंट प्राइस क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक इकोनॉमी के अंदर 3 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वीट, क्लोथ और शुगर। और कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, वीट हो रहा है 20 टन, क्लोथ हो रहा है 100 मीटर, और शुगर हो रहा है 5 टन। जिनके 2011 में जो प्राइस थे ना, और 2000 में, सन 2000 में जो प्राइस थे, वीट इतने रुपए था, क्लोथ इतने का था, और शुगर इतने का था, ठीक है। तो अगर मेरे को हिसाब लगाना है कितनी मॉनेटरी वैल्यू हुई है, तो बेटा इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 2500, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं इसका टोटल कर दूँ बेटा, तो मेरे पास इसका टोटल कितना आएगा, 5000 रुपये। ये 5000 रुपये क्या है बेटा, ये 5000 रुपये है कि सन 2000 से लेके 2001 में इन 3 गुड्स की मार्केट वैल्यू क्या थी। लाइक मेरी जीडीपी, मेरा जीडीपी एट एमपी, मेरा जीडीपी एट एमपी क्या था, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब फिर आज से 10 साल बाद, 2000 में कैलकुलेट करी थी मैंने, मैं फिर 2010 में कैलकुलेट कर रहा हूँ इन्हीं तीनों की। वीट अब भी 20 टन प्रोड्यूस हो रहा है, क्लोथ अब भी इतना ही हो रहा है, और शुगर अब भी इतना हो रहा है। लेकिन जो चीज़ बेटा पहले 100 रुपये की थी, अब मैं करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो चीज़ आज बेटा 1000 रुपये की है 10 साल बाद। जो क्लोथ 5 रुपये मीटर मिल रहा था, वो क्लोथ अब बेटा 20 रुपये मीटर मिल रहा है 10 साल बाद। जो शुगर 500 रुपये जो भी थी टन के हिसाब से, वो अब जो है 1600 रुपये टन मिल रही है 10 साल बाद। तो अगर बेटा मैं 10 साल बाद की अगर मैं जीडीपी को कैलकुलेट करूँ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आएगा 2000, ये आएगा 2000, और ये आएगा 8000। कितना आ रही है बेटा, 30,000। ये क्या है बेटा, ये है जीडीपी एट एमपी कि कौन सी बेटा, 2010 की, ठीक है। 2010 में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, 30,000। पहले कितनी आ रही थी, पहले आ रही थी बेटा 5000, आज से 10 साल पहले, ठीक है। तो मतलब मेरी जीडीपी तो बढ़ गई, पहले 5000 आ रही थी, अब 30,000 आ रही है, तो मेरी जीडीपी तो 6 गुना बढ़ गई। लेकिन बेटा आप अगर ध्यान दें, ये मेरी जीडीपी क्यों बढ़ी है, ये जो मेरी जीडीपी बढ़ी है क्वांटिटी की वजह से तो नहीं बढ़ी। पहले जितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, अब भी बेटा उतने ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये जो मेरी जीडीपी बढ़ी है, ये तो बेटा प्राइस की वजह से बढ़ी है, कि जो चीज़ पहले 100 की थी अब 1000 की है, पहले 5 की थी अब 20 की है, जो 500 की थी अब 1600 की है। तो ये है जी, ये है क्या? ये आपको इस चीज़ को रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है, इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। मैंने आपको ये बताया कि आप अपनी ये जो नेशनल इनकम है ना, ये जो नेशनल इनकम है, इसको आप दो से डिफाइन कर सकते हो। एक तो नेशनल इनकम को करंट प्राइस पे देख सकते हो, और एक नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस पे देख सकते हो। करंट प्राइस का मतलब अभी गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस चल रहे हैं उस पे, उसको नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं, या मॉनेटरी नेशनल इनकम। और अगर आप ये देखना चाहो किसी पिछले साल के प्राइस पे आज के गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू अगर देखना चाहो, तो वो रियल नेशनल इनकम कहलाती है। तो ये आपको ये दिखा रहा है इस टेबल के अंदर, ये दिखा रहा है कि गुड्स पहले जितने प्रोड्यूस हो रहे थे अब भी उतने ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहले सन 2000 में आपकी नेशनल इनकम इतनी आ रही थी 5000, ठीक है। लेकिन अब आपकी नेशनल इनकम कितनी आ रही है, अब आ रही है 30,000, 6 गुना ज़्यादा आ रही है। लेकिन ये 6 गुना ज़्यादा क्यों हुई,
ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्वांटिटी नहीं है, इसका रीज़न जो है वो प्राइस है। प्राइस बढ़ने की वजह से ये आपकी जो है ये वाली नेशनल इनकम आपकी बढ़ रही है। प्राइस बढ़ने की वजह से मतलब महंगाई बढ़ने की वजह से। गुड्स तो अभी भी उतने ही प्रोड्यूस हो रहे हैं जितने पहले प्रोड्यूस हो रहे थे। मतलब ये वाली जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना बेटा, इस इक्वेशन के अंदर क्या होता है, इस इक्वेशन के अंदर क्वांटिटी तो फिक्स रहती है, केवल प्राइस बदलते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो आपकी मॉनेटरी नेशनल इनकम जो होती है या जो आपकी नॉमिनल इनकम जो होती है वो आपकी तब बढ़ती है जब प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं। क्वांटिटी की वजह से ये नहीं बढ़ती है, ये तो प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूँ, दूसरी टेबल देखिए, यहीं पे अगर मैं इस टेबल की बात करूँ, ये बेटा कांस्टेंट प्राइस पे, इसको कहते हैं रियल नेशनल इनकम। यार ये क्या है, देखो वही सेम है सब कुछ, 5,000 रुपये थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब कांस्टेंट प्राइस है बेटा, प्राइस तो वही रहेंगे जो पहले हैं, लेकिन जो चीज़ पहले 20 टन प्रोड्यूस हो रहा था अब 30 हो रहा है, पहले 100 हो रहा था अब 200 हो रहा है, पहले 5 हो रहा था अब 10 हो रहा है, तो मेरी जीडीपी भी 9,000 आ गई, मेरी जीडीपी बढ़ गई। मेरी जीडीपी क्यों, ये मेरी नेशनल इनकम क्यों बढ़ी? यहाँ पे बढ़ने का रीज़न क्या है? यहाँ बढ़ने का रीज़न जो है वो क्वांटिटी है, प्राइस यहाँ पे फिक्स है। तो इससे क्या होगा बेटा, ये वाली जो जीडीपी होती, ये वाली जो नेशनल इनकम होती है, इसको बेटा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो रियल नेशनल इनकम जो होती है, रियल नेशनल इनकम ये क्यों बढ़ती है? ये क्यों बढ़ती है? ये इसलिए बढ़ती है जब इकोनॉमी के अंदर गुड्स का और सर्विसेज का, जब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो या गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन जब इकोनॉमी के अंदर बढ़ती है तो आपकी रियल नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है। और ये तो अच्छी बात है, मतलब पहले जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे अब उससे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्राइस फिक्स रहते हैं, इसमें प्राइस फिक्स रहते हैं, क्वांटिटी की वजह से चेंज आता है। और जो नॉमिनल वाली थी उसमें क्वांटिटी फिक्स रहती है, प्राइस बदलते रहते हैं। तो बेटा दो तरीके की नेशनल इनकम होती है, एक होती है रियल, एक होती है नॉमिनल। नॉमिनल जो बढ़ती है वो बढ़ती है प्राइस की वजह से, और रियल जो बढ़ती है वो बढ़ती है क्वांटिटी की वजह से। तो अच्छी कौन सी होती है? अच्छी होती है जो 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 क्वांटिटी की वजह से बढ़े, मतलब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब भी हम ये जीडीपी की बात करते हैं तो हमारा जो लिंक होता है वो रियल से ही होता है, नॉमिनल से नहीं। नॉमिनल की कोई भी इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं होती है। हर सरकार अपनी रियल जीडीपी को बढ़ाना चाहती है, इसको वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है, लोगों को कंजम्पशन के लिए मिलता है, और उससे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर से बेटर होता है। ये जो है यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मॉनेटरी नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है, करंट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं, क्वांटिटी आप यहाँ देखो क्वांटिटी फिक्स रहती है मॉनेटरी में, लेकिन रियल में क्या होता है, रियल में क्वांटिटी चेंज होती है, प्राइस फिक्स रहते हैं। तो ये जो जीडीपी बढ़ने का जो रीज़न है, ये रीज़न आपको बताया गया है दोनों के अंदर। देखो इसमें क्या हुआ, रियल में 5,000 से 9,000 हो गया, लेकिन क्यों हुआ? क्वांटिटी की वजह से, क्वांटिटी चेंज। इस पे बेटा सीधा क्वेश्चन आता है, रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है ये बताइए, ठीक है? या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, इसमें क्या डिफरेंस होता है? दोनों एक ही चीज़ है। नॉमिनल इनकम और रियल इनकम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आता है एग्ज़ाम में सीधा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल भी आपको बनानी है, और इसमें पूछा जाता है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा बुरा है। तो ये बेटा रियल वाला अच्छा माना जाता है। ये टेबल भी बनानी? हाँ जी, ये टेबल भी आप बना के आना चाहो
तो टेबल की बनानी। टेबल क्योंकि इसलिए बनानी बेटा 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, तो 6 नंबर का आ गया तो फिर कैसे करोगे? 6 नंबर में तो आपको बना कर आनी पड़ेगी ना। 6 नंबर में आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाता है। ये बेटा आपको जो है ये आपको यहाँ पे समझना है।